सरल शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी को वक्फ कानून के मुद्दे पर एक करारा तमाचा मारा है। जी हां, वो वक्फ कानून जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी दोहराव वाली राजनीति करना चाहती थी, अपनी बांटने वाली राजनीति करना चाहती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ लगाम लगाई है। हालांकि उन्होंने पूरे कानून को नहीं हटाया है, मगर उसके जो 3 विवादास्पद पहलू थे जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा आपत्ति थी, उसे हटा दिया गया है। एक एक करके दोस्तों आपके सामने वो 3 मुद्दे क्या थे मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में आपको अंत तक मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसके मायने क्या हैं, भविष्य में इसको लेकर राजनीति क्या होने वाली है, और इसकी जो तमाम पक्षकार हैं यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी इस बारे में क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सबसे पहले आसान लफ्जों में समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के किन मंसूबों पर लगाम लगाई है, और वो 3 पहलू कौन से हैं, वो 3 सबसे ज्यादा विवादास्पद पहलू जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाया है। सबसे पहले दोस्तों कलेक्टर की भूमिका, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर गौर किया जाए आपकी स्क्रीन पर। कलेक्टर यह तय नहीं कर सकता कि कोई जमीन या जायदाद वक्फ है या नहीं। अगर सरकारी अफसर इसे वक्फ मानते हैं तो तब तक वक्फ का टाइटल जस का तस रहेगा जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं देता। इस बीच किसी थर्ड पार्टी को हक नहीं मिलेगा। कलेक्टर को यह अधिकार देना सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। इंतजार कीजिए दोस्तों, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसके क्या मायने हैं। और हाई कोर्ट, जी हां, हाई कोर्ट को तरजीह दी गई है, कलेक्टर को तरजीह नहीं दी गई है। यानी कि कोई भी मामला जो विवादों के घेरे में आ जाता है उसका फैसला हाई कोर्ट करेगा। दूसरा पहलू, और इस पर गौर किया जाए, इस्लाम मानने वाले का 5 साल का सबूत मांगने वाली शर्त मनमानी है जब तक इससे कोई साफ व्यवस्था नहीं बनाई जाती। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका जो तीसरा पहलू जो आपके स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बोर्ड का एक्स ऑफिशियो मेंबर मुसलमान होना जरूरी है। उसका मुसलमान होना जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस पर राजनीति कर रही थी, इस मुद्दे पर विवाद पैदा कर रही थी, इसे कॉम्प्लिकेट कर रही थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर भी एक मुसलमान होगा। इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार की जितनी भी साजिशें हैं वो नाकाम साबित हुई हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी, आप फ्रेम कैसे करोगे, रूल कैसे फ्रेम करोगे, आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर हैं सैयद कासिम रसूल इलियास, उन्होंने कहा है कि हमारी अधिकतर मांगे मान ली गई हैं। उन्होंने कहा है कि काश वक्फ कानून को ही खत्म कर दिया जाता, मगर उनकी अधिकतर मांगे मान ली गई हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है। तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इस पूरे फैसले के मायने क्या हैं, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं। इंतजार कीजिए।
मैं आपके सामने इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी भी रखूंगा और वक्फ के पास कितनी संपत्ति है यह भी मैं आपको बताने वाला हूं, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके क्या मायने। सबसे पहले दोस्तों इस मुद्दे पर गौर कीजिए, कलेक्टर की पावर, जिसमें मैंने अभी अभी जिक्र किया था सेपरेशन ऑफ पावर्स की, इसके मायने क्या हैं आपकी स्क्रीन पर। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर यह तय नहीं कर सकता कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। यह क्यों जरूरी है? नए अमेंडमेंट में कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ माना। मतलब सरकार का काम और अदालत का काम अलग होना चाहिए। अब सिर्फ हाईकोर्ट ही इस पर फैसला करेगा। इससे वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रशासनिक आदेशों से छेड़छाड़ से बचाया जाएगा जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए, यानी कि सभी पक्षों को कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। अब दूसरे मुद्दे पर गौर कीजिए, 5 साल इस्लाम मानने का सबूत। एक्ट में यह शर्त थी कि किसी को कुछ अधिकार पाने के लिए साबित करना होगा कि वो 5 साल से इस्लाम मान रहा है। कोर्ट ने इसे मनमाना बताया क्योंकि अभी तक इसका कोई ठोस तरीका या मैकेनिज्म बना ही नहीं है। मतलब इससे लोगों को भेदभाव या मनमाने तरीके से बाहर रखने से बचाया जा सकता है। तीसरा मुद्दा, वक्फ बोर्ड की बनावट। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक्स ऑफिशियो मेंबर मुसलमान ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। इसके क्या मायने हैं, इस पर गौर किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि वक्फ बोर्ड का एक्स ऑफिशियो मेंबर मुसलमान होना जरूरी है। यह इसलिए अहम है ताकि वक्फ संस्थाओं का धार्मिक कैरेक्टर और उनकी स्वायत्तता बनी रहे और उसका नेतृत्व उसी समुदाय के हाथ में हो। तो कुल मिलाकर इससे क्या क्या बातें सामने उभर कर आई हैं, इस पर गौर किया जाए। पहला, आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक्ट नहीं रोका, ज्यादातर अमेंडमेंट्स लागू रहेंगे। दूसरा, लेकिन इन दोनों प्रावधानों पर रोक लगाकर कोर्ट ने क्या किया है, इस पर भी गौर किया जाए। प्रॉपर्टी विवादों पर न्यायिक निगरानी सुरक्षित रखी, लोगों को मनमाने तरीके से वक्फ अधिकारों से बाहर रखने से रोका, वक्फ संस्थाओं की धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखा। सीधे शब्दों में आपके स्क्रीन पर यह आदेश सरकार की ज्यादा दखलंदाजी को रोकता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और तय करता है कि विवादों का हल सिर्फ कोर्ट के जरिए ही होगा, ना कि अफसरों के आदेश से। दोस्तों, इस देश में कुछ चलेगा तो अदालत के आदेश से। कई बार हम अदालत के फैसलों से खुश नहीं होते, मगर अदालत को हम चुनौती अदालत में ही देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में ही दी जाती है। तो एक बात तय है, ये जो भी बात सामने उभर कर आई है, इससे ऐसा लग रहा है कि जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे वो भी इसको लेकर खुश नजर आ रहे हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। जी हां, यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले दिनों में इसका राजनीति और तमाम विवादों पर क्या असर पड़ेगा, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहला, चल रहे वक्फ जमीन विवादों पर इसका क्या असर पड़ेगा। कोर्ट ही अंतिम फैसला देगा। पहले आशंका थी कि कलेक्टर या सरकारी अफसर सीधे तय करेंगे कि जमीन वक्फ है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह काम सिर्फ हाई कोर्ट करेगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि टकराव का जो रास्ता है या टकराव की गुंजाइश कम हो जाएगी, क्योंकि जब कलेक्टर फैसला कर रहा था तो इससे टकराव की गुंजाइश बनी रहती है। उसके जरिए समाज में अराजकता पैदा हो सकती है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है और सत्ता में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है माहौल बिगड़े। अब जबकि फैसला अदालत करेगा तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो चीज निकल जाती है और यहां पर स्वाभाविक सी बात है अदालत को निष्पक्षता से, बेबाकी से और साहस के साथ फैसला करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी स्क्रीन पर राजनीतिक बहसों पर असर, मुसलमानों को राहत। मुस्लिम समाज की ओर से लंबे समय से कहा जा रहा था कि अमेंडमेंट में वक्फ संस्थाओं की स्वायत्तता कमजोर होगी। सुप्रीम कोर्ट के स्टे से उन्हें आंशिक राहत मिली है और वे इसे अपना कानूनी जीत मान सकते हैं। सरकार पर सवाल, विपक्ष अब कह सकता है कि सरकार में मनमाना कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इससे केंद्र सरकार को बचाव की मुद्रा में आना पड़ सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए।
मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब सवाल यह दोस्तों कि आने वाले दिनों में ध्रुवीकरण की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, यानी कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने। जब किसी भी मामले में अदालत का दखल जो है वो मजबूत हो जाता है तो जाहिर सी बात है हिंदू मुस्लिम करने की गुंजाइश कम हो जाती है। क्योंकि याद कीजिए दोस्तों, बाबरी वाला मामला जब तक आंदोलनों के आसपास घूम रहा था, दंगे हुआ करते थे, अराजकता होती थी, असहजता होती थी, मनमुटाव होता था, कड़वाहट होती थी, मगर जैसे ही मामला अदालत में आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके बाद से टकराव, मनमुटाव कम हो गया। लिहाजा अब पूरा जो वक्फ का मामला है वो अदालतों की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसका स्वागत होना चाहिए। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि यह पूरा मामला आगे कैसे बढ़ा। मैंने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा था कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपके सामने पेश करूंगा। और अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी, सरल शब्दों में कब क्या हुआ। सबसे पहले गौर कीजिए इस तारीख पर 2 अप्रैल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ। बिल के पक्ष में 288, विरोध में 232 वोट पड़े। वहीं अगले दिन 3 अप्रैल को राज्यसभा में भी देर रात यह बिल पास हो गया। राज्यसभा में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अब अगली तारीख पर गौर कीजिए 5 अप्रैल। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी और इसके बाद यह कानून बना। इसके बाद अहम तारीख आती है 16 अप्रैल। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले में कई टिप्पणियां की। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था क्या वो हिंदू समुदायों के धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमान या गैर हिंदू को जगह देने पर विचार कर रही है। और 16 अप्रैल को ये जो सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूछा गया था, यह सबसे करारा तमाचा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो शैतानी सोच है ना वो पता चल रही थी। यानी कि मुसलमानों से जुड़ी संस्थाओं में आप चाहते हैं हिंदुओं का दखल हो या गैर मुसलमान वहां पर जगह पाए, मगर हिंदुओं से जुड़ी संस्थाओं में मुसलमानों या गैर हिंदुओं को जगह ना मिले। इसके बाद अगली तारीख दोस्तों आती है 17 अप्रैल। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को आश्वासन दिए। कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा इस पर पर्याप्त सुनवाई की जरूरत है। साथ ही तुषार मेहता ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार 2 प्रावधानों को लागू नहीं करेगी। पहला यह कि गैर मुसलमानों की नियुक्ति वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में नहीं की जाएगी। दूसरा ये कि वक्फ संपत्तियां जो फिलहाल रजिस्टर या नोटिफाइड हैं, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन आश्वासनों को ऑन रिकॉर्ड ले लिया। इसके बाद अहम तारीख आती है 5 मई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और ऐसे में उनकी सेवानिवृत्ति के मद्देनजर इसे न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। अगली अहम तारीख आती है 15 मई को दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की और फिर 2 अहम तारीखें आती हैं दोस्तों, 20 मई और 22 मई। 20 मई को एक बहुत ही अहम घटनाक्रम हुआ और वो क्या था आपके स्क्रीन पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई शुरू की। सुनवाई इस बात पर चल रही थी कि वक्फ संशोधन में कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत है या नहीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने 2 प्रावधानों को रोकने पर जोर दिया। पहला कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति वाले प्रावधानों पर रोक लगाई जाए और दूसरा कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करने प्रावधान पर भी रोक लगाई जाए।
वक्फ बाय यूजर उन वक्फ संपत्तियों को कहते हैं जो लंबे समय तक वक्फ के कार्यों के लिए इस्तेमाल होती आ रही हैं और उसके कारण उन्हें वक्फ का दर्जा मिल गया है। केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार के अंतरिम रोक का विरोध किया और 22 मई को सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेता है, मगर फैसले को सुरक्षित रख लेता है। और आज वो अहम दिन जब वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, एक ऐसा फैसला जो बीजेपी को पसंद नहीं आने वाला है। इससे पहले दोस्तों कि हम कार्यक्रम को खत्म करें, आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वक्फ के पास दरअसल कितनी संपत्ति है। तो आसान लफ्जों में बीबीसी ने जो पड़ताल की है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। यह संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई उसका मालिक नहीं होता और ना हो सकता है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं, वक्फ एक अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो वह हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए गए अपने फैसले में कहा था, एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहती है। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती और ना ही इन्हें किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। माइनॉरिटीज मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं। गौर कीजिए दोस्तों, कितनी संपत्तियां हैं? 8.7 लाख संपत्तियां। और ये 8.7 लाख संपत्तियां जो हैं दोस्तों वो फैली हुई हैं 9.4 लाख एकड़ जमीन पर। और इसकी कुल कीमत क्या है? आपकी स्क्रीन पर 1.2 लाख करोड़ रुपए। तो सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रहार किया था, क्योंकि वो जानता था कि इस मुद्दे के जरिए, जो कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, वो हिंदू मुस्लिम कर सकता है। वो एक ऐसा नैरेटिव बना सकता है कि देखो मुसलमान जो है हमारी जमीन पर बैठे हुए, इस तरह की बातें। और उसका मकसद क्या था, उसके मंसूबे क्या थे और गोदी मीडिया में क्या क्या चल रहा था, यह आप बखूबी जानते हैं। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके तमाम मंसूबों पर मानो पानी फेर दिया है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।